कहानी की शुरुआत में हमें एक धुआं निकलते हुए पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है। जब शोर शांत हो गया तब बौने जो होश में आ गए थे उन्होंने अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित रिहाई का जश्न मनाना शुरू कर दिया। जैसे ही वे पराजित ज़ॉम्बी ड्रैगन की आंख के पास पहुंचे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन पर उसके जैसा कोई शासन कर रहा था। ये कितना अपमानजनक है। जबकि डोरो राक्षसों के अवशेषों का निरीक्षण कर रहा था, एमसी ने डोरो से पूछा कि क्या उसे कुछ दिलचस्प मिला है। ये कहते हुए कि ये खाली था, डोरो ने टिप्पणी की कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ कोई ऐसा राक्षस नहीं होना चाहिए था जिसके बारे में वो नहीं जानता था। ये पहली बार है जब उसने इसे देखा है। फिर एक बौने ने बताया कि यह प्राणी एक दिन अचानक खदान में प्रकट हो गया था। ये कहते हुए कि अफवाहें उस तक पहुंची थीं जैसे कि इन लोगों ने उन्हें बचाया था। खदान कीपर किम ने उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दिया। हाथ मिलाने के बाद एमसी और हरे दाढ़ी वाले बौने ने एक दूसरे से परिचय कराया। सही पल का फायदा उठाते हुए बूढ़े व्यक्ति को उसका फावड़ा सौंपते हुए उसने उस सामग्री के बारे में पूछताछ की जिससे वो बना था। जब बुजुर्ग बौने ने वस्तु को अपने हाथों में लिया तो सभी तुरंत समझ गए कि वो अपने शिल्प का एक सच्चा मास्टर था। ये बनावट, ये वक्र। उसने तुरंत इस अद्भुत छोटी चीज के सार का विश्लेषण किया। उसने प्रश्न का जो उत्तर दिया उसने उपस्थित सभी को चौंका दिया। उसे इस फावड़े के बारे में या ये किस चीज से बना है इसका कोई अंदाजा नहीं था। सच में वो इस खनिज के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे ये बहुत दिलचस्प लगा, इसलिए अपने बचावकर्ताओं को अलविदा कहने के बाद किम ने फावड़े के साथ भागने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये महसूस करते हुए कि ये बूढ़ा आदमी क्या करने वाला था, एमसी ने उसे दाढ़ी से पकड़ लिया और गुस्से में उस पर चिल्लाया, ऐसे जल्दबाजी में न भागने को कहा। थोड़ी देर बाद एमसी ने बौनों को इस फावड़े की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। एक ज़ॉम्बी ड्रैगन के आकार में एक लंबा फव्वारा बनाने के बाद उसने फावड़े को ऊपर उठाया और एक बार फिर पूछा कि क्या कोई जानता है कि खनिज क्या था। खदान कीपर ने जवाब दिया, बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये चीज उपहार के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसकी बातों को अनसुना करते हुए एमसी सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो अभी भी जानना चाहता था कि उसके हथियार किस चीज से बने थे, इसलिए उसने लीच से पूछा कि जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ है, और लीच किंग ने लॉन्च प्लाजा जाने की सलाह दी। चूंकि वहीं से उपयोगकर्ता पहली बार गेम शुरू करते हैं, इसलिए वहां बहुत सारी अलग अलग जानकारी होने की संभावना है। हालांकि एमसी इस बात से हैरान था कि इस दुनिया में एक लॉन्चिंग पैड था। वो खुद सबसे पहले मैदान के बीच में ही प्रकट हुआ था। फिर यह प्रारंभिक शहर कहाँ से आया? रिम, क्या वो बेवकूफ अभी तक नहीं आया? हार्ट हीटर ने लॉन्च प्लाजा के बाजार में टहलते हुए अपने सहायक से पूछा। उसके पीछे रिम ने बताया कि उस बेवकूफ ने बाद में आने का वादा किया था। उसने अपने सभी काम पूरे कर लिए थे। तभी किसी की चीखों से उनकी बातचीत बाधित हो गई, जिससे पूरी भीड़ उसकी ओर खिंच गई। लोगों को एक यंत्रीकृत पतंग का सिर बना हुआ एक पर्चा दिखाते हुए उस लड़के ने सभी से ध्यान से सुनने को कहा। युवाह ने दर्शकों से कहा कि यह राक्षस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो यह प्राणी दूसरी दुनिया को दूसरों के लिए बंजर भूमि में बदल देगा। जोइम दस्ते द्वारा मदद मांगना एक आश्चर्य की बात थी। इस मामले में बात वाकई गंभीर थी और ये पूरा तमाशा लोन शार्क को मजेदार लगा। जैसे ही वो नाइट्स की पंक्ति में चला, उसने देखा कि आज सभी काफी ऊर्जावान थे। उसी क्षण उसने एक परिचित आवाज सुनी, याहिम, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? महिला ने चंचलता से पूछा। अगर ऐसा है जैसा तुम कहती हो तो इस राक्षस से लड़ना निश्चित रूप से बेहद मजेदार होगा। जैसे ही महिला ने ये कहा, नाइट्स की कतारें हरकत में आ गईं। चौक में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत सैनिकों के कवच पर बने पैटर्न को पहचान लिया। अब रॉयल पैलेस के गार्ड आगे बढ़ रहे थे। डिवाइन गिल्ड के सदस्य भी यहाँ इकट्ठा हुए थे। उनके अलावा लाल कपड़े पहने योद्धा भी चौक से गुजर रहे थे। उनके सफेद क्रॉस वाले लाल लबादे ने लोगों को बताया कि 10 सबसे मजबूत होली नाइट्स का एक कुलीन समूह यहाँ आ गया था। ये क्रॉसिंग द लाइन गिल्ड है। रॉयल कोर्ट के सबसे मजबूत जादूगरों का एक समूह भी पीछे नहीं रहा। वे होली लैंड गिल्ड वालबिंडन से संबंधित हैं। थिप के गिल्ड ने भी अपनी जगह ले ली है और इस पूरी परेड को पूरा करने के लिए दूसरी दुनिया का सबसे मजबूत संगठन आ गया है। जस्टिस का गिल्ड, सभी 5 गिल्डों का एक जगह इकट्ठा होना एक नई संरचना बनाता है, वर्ल्ड गिल्ड अलायंस, जो कि दूसरी दुनिया की शाखा है। इस संगठन की वर्तमान कमांडर मिस हॉक हैं। याहिम और उसके दल के भाषण ने उनका ध्यान खींचा और इसलिए योहिम को मिस हॉक को वर्ल्ड गिल्ड में उस जगह तक एस्कॉर्ट करना होगा जहां यह राक्षस अभी प्रकट हुआ है। उसी समय कहीं नीलविन खदान में एमसी ने अपने साथी को चेतावनी दी कि उसे अब एक छोटे से ब्रेक के लिए लॉग ऑफ करना होगा। जब वो लौटेगा तो वो सीधे लॉन्च पैड पर जाने की योजना बनाएगा। बुजुर्ग बौने ने कहा कि वे राक्षस के अत्याचार के तहत जी रहे थे और वो निराश था। डोरो ने किम से पूछा कि उसके बैकपैक में क्या था। तभी किम ने डायमंडियम निकाला और बताया कि वो इसे प्लाजा में बेचने जा रहा था और इस सौदे का सबसे बड़ा प्रतिशत एमसी को ही मिलेगा। स्वाभाविक रूप से यह बौनों को कैद से बचाने के लिए कृतज्ञता में था।
माइनकीपर के साथ बातचीत करने के बाद एमसी ने गेम छोड़ दिया। एमसी के गेम की दुनिया से पूरी तरह गायब होने से पहले उसने लीच किंग को पुराने किम और डायमंडियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। सभी बॉनों ने उसे गर्मजोशी से विदाई दी। उन्हें भी हाथ हिलाते हुए वो मुस्कुराया और जल्द से जल्द लौटने का वादा किया। सिस्टम अलर्ट, आप गेम से लॉग आउट हो गए हैं। एमसी उसी मुस्कान के साथ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। हकीकत में हाथ ऊपर उठाए हुए उसने धीरे धीरे वीआर हेडसेट के चश्मे को ऊपर उठाया। कुछ देर और वो वहीं लेटा रहा, छत को एक असंतुष्ट भाव से घूरता रहा। हर बार जब वो गेम से वापस आता है तो वास्तविकता उसे जोर का झटका देती है। थोड़ी देर और बैठे रहने के बाद लड़के को बहुत भूख लगी। खुद के लिए खाना बनाने के बाद वो मेज पर बैठ गया और हमेशा की तरह खबरें देखने लगा। क्रोनो लाइफ अनदर वर्ल्ड मीडिया में लोकप्रियता चार्ट में शीर्ष पर रहा। समाचार रिपोर्ट में कहा गया कि हाल ही में जिस दुर्लभ सामग्री की कमी का सामना करना पड़ रहा था उसने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। इस खनिज को डायमंडियम कहा जाता था और ये 1 महीने से बाजार में नहीं था। बड़े ट्रेडिंग पॉइंट के कारण कीमत मूल कीमत से 10 गुना निर्धारित की गई थी। ऐसी खबर सुनकर एमसी को याद आया कि ये वही अयस्क था जिसे बूढ़ा किम बेचने वाला था। खैर, उस स्थिति में लड़के को उम्मीद से थोड़ा अधिक पैसा मिलने वाला था। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, खबर ने घोषणा की कि डायमंडियम की वर्तमान बाजार कीमत प्रति किलोग्राम 100 मिलियन वॉन थी। आश्चर्य से लड़के ने अपने मुंह में रखी खाना भी थूक दिया। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि इस पूरे समय वो सचमुच सोने के पहाड़ पर बैठा था। इस बीच शुरुआती शहर के छोटे से गेस्ट हाउस में रोम इस बात से वाकई परेशान था कि ये बेवकूफ़ इतनी बुरी तरह से देर हो गया था। क्या होगा अगर वो बिल्कुल भी नहीं आता? हालांकि हार्ट हीटर को विश्वास था कि वो निश्चित रूप से आ रहा है, क्योंकि उसे मौत से ज्यादा हारने से नफरत है। फिर भी यह बेवकूफ़ दुनिया का नंबर 1 बेवकूफ़ है। ओह प्यारे, बहुत सज्जनतापूर्ण नहीं है क्या? लोन शार्क ने अचानक मुस्कुराया। उसी समय प्रारंभिक शहर के केंद्र में किसी तरह की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सिस्टम अलर्ट, प्लेयर दूसरी दुनिया से जुड़ रहा है। इस घोषणा के बाद एक अज्ञात योद्धा की आकृति भीड़ भरे चौक के ठीक बीच में बनने लगी। उसका सुनहरा कवच, लाल बाल और उसके सिर पर एक लाल पत्थर वाला मुकुट, ये सभी विशिष्ट विशेषताएं उसे सामान्य भीड़ से अलग करती हैं। सर्वश्रेष्ठ हार्डकोर लेवलिंग योद्धा वापस आ गया है। आई होप आपको ये नया एपिसोड काफी ज्यादा ही अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए।